निप्पॉन इंडिया नया फंड लेकर के आया है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसका एनएफओ पीरियड 26 जुलाई से 8 अगस्त तक का है। आज के इस वीडियो में हम इस फंड को रिव्यू करेंगे 5 सवालों के साथ। पहला सवाल ये होगा कि फ्लेक्सी कैप क्या है। दूसरा सवाल ये होगा कि इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन के लिए फ्लेक्सी कैप क्यों चाहिए होता है। और तीसरा सवाल ये होगा कि फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। चौथा सवाल ये है कि मार्केट में हमें सिचुएशंस तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, फिर भी मार्केट मस्त मौला की तरह आगे क्यों बढ़ा जा रहा है। और पांचवा जो वाइटल सवाल है वो ये है कि निप्पॉन इंडिया के इस फ्लेक्सी कैप फंड में ऐसा तो क्या खास है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो पहला सवाल है कि फ्लेक्सी कैप क्या है, और मैं इसका जवाब दूं इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि फ्लेक्सी कैप में एक अलग तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में आईसीसी प्रूडेंशियल ने अपना एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया जिसमें कि वो 10,000 करोड़ का कलेक्शन किया। और अभी अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो फ्लेक्सी कैप का जो साइज है वो लार्ज कैप का जो फंड साइज है उससे बड़ा हो चुका है। तो इससे समझ में आ रहा है कि फ्लेक्सी कैप के प्रति लोगों का किस लेवल का रुझान देखने को मिल रहा है। और मैं इस सवाल का जवाब दूं इसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको मदद कर सकता है आपके वेल्थ एक्युमुलेशन की जर्नी में। तो चलिए आपको हम जवाब देते हैं। पहला जो सवाल है कि फ्लेक्सी कैप किसे कहते हैं। अगर हम मार्केट को कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कंपेयर करके देखें तो मार्केट में 3 तरह की कंपनी होती है। एक लार्ज कैप, और अगर हम इसकी तुलना करें और इसका नंबर देखें तो लार्ज कैप की जो कंपनी है वो टोटल 100 कंपनीज का लिस्ट बना दिया है सेबी ने कि ऊपर की जो 100 कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आती है। और उसके बाद 101 से 150 तक की जो कंपनी है 150 कंपनी वो मिड कैप की कैटेगरी में आती है। और 150 के बाद वाली जितनी भी कंपनी है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। तो ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों साइज के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उसे हम फ्लेक्सी कैप फंड कहते हैं। तो अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि फ्लेक्सी कैप क्यों करना कि जरूरी है इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन के लिए। उसको मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे कैलेंडर ईयर वाइज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2020 में लार्ज कैप ने 16% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने 25.56% का रिटर्न दिया और स्मॉल कैप ने 26.46 का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस कुछ दिख रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में 1% का डिफरेंस है, जबकि लार्ज एंड स्मॉल कैप में लगभग 10% का डिफरेंस दिख रहा है कि स्मॉल कैप काफी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है कि स्मॉल कैप काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन वही अगर हम चलते हैं 2018 में और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप में 26% का रिटर्न आया है, जबकि लार्ज कैप में 2.57% का पॉजिटिव रिटर्न आया है, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आया है। तो ये डिफरेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 28% से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही सेक्टर में, एक ही कैटेगरी के फंड में हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक साल का परफॉर्मेंस या 2 साल 3 साल का परफॉर्मेंस में हम कंपेयर करें तो कई बार ऐसा होता है कि एक लार्ज कैप का जो इन्वेस्टर है वो कई बार अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, वहीं पे जो स्मॉल कैप का इन्वेस्टर है वो बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं मिला। तो इससे समझ में आता है कि एक ही मार्केट में अलग अलग साइकिल में अलग अलग कैटेगरी के फंड्स जो है वो परफॉर्म करते हैं और नहीं करते हैं। कभी लार्ज कैप चलता है तो कभी मिड कैप चलता है, कभी मिड कैप चलता है तो कभी स्मॉल कैप चलता है। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट कैप की फेजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फेज वाइज हम देख सकते हैं कि 2009 से 2013 का जो फेज था उसमें हमने देखा
कि मिड कैप का पीरियड था, इसमें मिड कैप सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। वहीं पे 2014 से 2017 का जो ट्रेंड था ये मिड एंड स्मॉल कैप का था। इसमें मिड कैप का भी परफॉर्मेंस अच्छा आया और सबसे सुपर डुपर परफॉर्मेंस स्मॉल कैप का आया। वहीं पे अगर हम 2018 से 2020 की तुलना में अगर हम देखते हैं तो ये स्मॉल कैप के लिए सबसे बदतर सीजन था। तो इस स्लाइड से हम ये समझ सकते हैं कि इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं इन्वेस्टेड रह सकते हैं। यही चीज यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो ये हमारे दूसरा सवाल का जवाब हुआ। अब तीसरा सवाल ये उठ करके आता है कि बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट के जो मुख्य 4 बातें जो है वो ये है कि पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स मिल जाता है। अब अगर हम लार्ज इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, जैसे लार्ज कैप में 100 कंपनी है, मिड कैप में 150 है और उसके बाद जितनी भी कंपनी है वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है। तो अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो वो 100 की जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें से ही वो पोर्टफोलियो बना सकता है और मिड कैप के लिए 150 कंपनीज का जो लिस्ट है उससे वो पोर्टफोलियो बना सकता है। जबकि फ्लेक्सी कैप जो फंड है, ये जो कैटेगरी है, इसमें यूनिवर्स बड़ा है लार्ज एंड मिड कैप का। अब डाइवर्सिफिकेशन दूसरा बेनिफिट है। इसमें क्या होता है कि अगर हम लार्ज कैप की कैटेगरी की फंड की बात करें तो कुछ एक कंपनी ऐसी है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है, वो लार्ज कैप का बिजनेस मॉडल है, उसमें बड़ी साइज की कंपनी ही पार्टिसिपेट कर सकती है, छोटी साइज की कंपनी जो है उस तरह के बिजनेसेस को नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप नहीं है अगर हम लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो वहीं पे अगर हम स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो लार्ज कैप की जो बिजनेस मॉडल है, जो हाईली कैपिटल इंटेंसिव जो बिजनेसेस हैं, उसको हम स्मॉल कैप में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड है। और डायनामिक अप्रोच इस तरह से है कि अगर हम फ्लेक्सी कैप का कंपैरिजन मल्टी कैप के साथ में करें तो मल्टी कैप भी इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है, लेकिन उसमें एक कैपिंग होता है कि आपको 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, तो 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। और उस कैपिंग को मेंटेन करते हुए आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। जबकि फ्लेक्सी कैप में ये पूरा डायनामिक रहता है कि आप जिस साइज की कंपनी में एलोकेशन को बढ़ाना घटाना चाहें वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है, वो डायनामिक होता है। और चौथा जो बेनिफिट है वो ये है कि चूंकि यहाँ पे डायनामिक अप्रोच है और डाइवर्सिफिकेशन है और कैपिटल का जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा है, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है। अब जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज के इस वीडियो का वो है कि इक्विटी मार्केट क्यों मस्त मौला की तरफ बढ़े जा रहा है जबकि सिचुएशंस ऐसे कुछ फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पहला जो स्लाइड है इसमें हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है, मेनली जो डेवलप्ड इकोनॉमी के जो सेंट्रल बैंक है लाइक यूरोप, अमेरिका, जापान, यहाँ के सेंट्रल बैंक ने सिस्टम में जब पैंडेमिक सिचुएशन आया, लॉकडाउन का सिचुएशन आया, तो लोगों को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उन्होंने सिस्टम में लिक्विडिटी को पंप इन किया। लिक्विडिटी पंप इन करने से क्या हुआ कि मार्केट में $29 ट्रिलियन का, जो कि मतलब किसी किसी देश के मतलब बहुत सारी कंट्रीज की जो टोटल जीडीपी है उसके भी माने एग्रीगेटेड जीडीपी के बराबर का लिक्विडिटी मार्केट में पंप इन किया गया और साथ ही साथ उनका जो सेंट्रल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कट डाउन किया गया। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में आई और जब ये लिक्विडिटी बड़ी इकोनॉमी में आती है तो वो अल्टीमेटली इमर्जिंग इकोनॉमी में फ्लो करने लगती है। इस स्लाइड में ये दिखलाया गया है कि इमर्जिंग इकोनॉमी में लाइक इंडिया और चाइना और इस तरह के बहुत से छोटी जो इकोनॉमी है उसमें भी इस लिक्विडिटी का बेनिफिट आया और ये एफडीआई या एफपीआई में ये पैसा आने लगा। तीसरा जो स्लाइड हम देख रहे हैं वो ये है कि हम लोग पैंडेमिक के
का जो दौर है, जिससे हम लोगों को मतलब बहुत बुरे तरह से हम लोग गुजर करके आए हैं, वो एक ऐसा पीरियड अभी चल रहा है जहां पर कि ये पैंडेमिक का जो पीरियड है वो खत्म होने जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन काफी तेज रफ्तार से हो रही है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए और यूरोप है, वो अपने 100% सिटीजन्स को वैक्सीनेट कर चुके हैं। और इंडिया में भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, और अभी तो सिर्फ मतलब लगभग 40% पॉपुलेशन ही बाकी रह गई है वैक्सीनेशन से। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप है, जिससे कि मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये जो बेंचमार्क जिसके ऊपर इस फ्लेक्सी कैप को मेजर किया जाएगा, वो है आपका BSE 500। BSE 500 की जो कंपनी है, यानी इसमें मेनली लार्ज कैप कंपनीज और स्मॉल कैप और मिड कैप सभी तरह की कंपनी है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो मेनली रिलेटेड है, लगभग 49% कंपनीज का अर्निंग जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में रिलेटेड है। वो कुछ इस तरह से कि ये आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर कुछ बनाते हैं तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर जो कमोडिटी रिलेटेड जो भी कंपनी है उनका डायरेक्ट रिलेटेड रिलेशन जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में है। और साथ ही साथ फार्मा से रिलेटेड जो भी कंपनी है उनका भी लिंकेज ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में अगर ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो वो बेनिफिट हमारी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनमें देखने को मिल रहा है, और उनका ग्रोथ हो रहा है, उनका अर्निंग्स बढ़ रहा है। यहाँ पे कैपेक्स का साइकिल दिखलाया गया है कि कैपेक्स में किस तरह से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और इंडिया में फॉरेक्स का रिजर्व बढ़ रहा है। तो ये सभी फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और हमारा जो मार्केट है वो अभी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। यहाँ पे एक डेटा दिखलाया गया है कि किस तरह से इटली, रशिया और मैक्सिको जैसे कंट्रीज में FPIs का फ्लो जो है वो नेगेटिव रहा है, जबकि चाइना और इंडिया में ये पॉजिटिव रहा है। जबकि सबसे ज्यादा इनफ्लो जो है वो परसेंटेज टर्म में अगर देखा जाए तो इंडिया में आया है, और वहीं पे FPI का भी फ्लो काफी अच्छा आया है। तो ये सारे फैक्टर हैं कि इंडियन इकोनॉमी में हमारे कैपिटल मार्केट का बढ़ने का। और ये जो फैक्टर अभी हमारे सामने दिख रहा है वो है इंडियन हाउस होल्ड का जो बैलेंस शीट है, वो यहाँ पे दिखलाया गया है कि अभी तक का जो ट्रेंड था इंडियन हाउस होल्ड के सेविंग्स का, उसमें एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चीज है, वो ये है कि हम इंडियन हाउस होल्ड का 400 से 700 लाख करोड़ का जो हमारा ओवरऑल एसेट्स है, उसमें से एक माने बहुत ही नेग्लिजिबल फिगर में हम लोग बोरोइंग करते हैं। यानी कि हमारे पास बोरोइंग जो है वो सिर्फ 30 से 40 लाख करोड़ का है, और हमारे पास एसेट्स अच्छा है। और एसेट्स में हम लोग करते क्या है, हम इंडियंस, कि हमारा लगभग 77% एसेट हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद से हम गोल्ड में लगभग 11% इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अदर ड्यूरेबल जो गुड्स है उसमें हम लोग 7% इन्वेस्ट करते हैं। बचा हुआ सिर्फ 5% पैसा ही हम लोग इक्विटी मार्केट या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये पैंडेमिक के सिचुएशन में इस माइंडसेट में थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला कि अभी तक जो हाउस होल्ड लगभग 88% पैसा फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करता था, वो फिजिकल एसेट्स में सेविंग्स ना करके, फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट ना करके वो पैसा जो है वो फिनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया, और जिसकी वजह से कासा का जो डिपॉजिट है वो लगभग 10.2 ट्रिलियन डॉलर का एप्रिसिएशन देखने को मिला। और वहीं पे अगर हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें और डिमेट अकाउंट के नंबर्स की बात करें, तो डिमेट अकाउंट जो लगभग 5 मिलियन हुआ करता था वो 14.2 मिलियन हो गया सिर्फ 2020 से 2021 के दौरान में। तो ये साबित कर रहा है कि इक्विटी मार्केट में पैसा किस तरह से आ रहा है और किस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, और आगे भी इसी तरह से मार्केट बढ़ने का उम्मीद है, जिसकी वजह से अभी नया फंड फ्लेक्सी कैप लेकर के आया गया है। अब हम जो पांचवा सवाल है वो ये है कि निप्पॉन के इस फ्लेक्सी कैप में ऐसा तो क्या खास है। यहाँ पे निप्पॉन का जो टोटल
प्रोडक्ट बास्केट है उसको दिखाया गया है कि निप्पॉन के पास में सभी कैटेगरी के फंड्स ऑलमोस्ट इक्विटी में अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप फंड अवेलेबल है जो कि 80% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। वहीं पे मिड कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है जो कि मेनली मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, और स्मॉल कैप ओरिएंटेड फंड भी है, और विजन फंड है जो कि अभी लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड है, और मल्टी कैप फंड है जो 25% करके लार्ज मिड एंड स्मॉल साइज में इन्वेस्ट करता है। तो अब फ्लेक्सी कैप में स्पेशल क्या है? यहाँ पे फ्लेक्सी कैप की 4 स्पेशलिटी बताई गई है। पहला चीज की ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अक्रॉस द मार्केट इन्वेस्ट करता है, और इसमें फंडामेंटल एंड माइक्रो सेंटिमेंट को फैक्टर इन करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और ग्लोबल क्लू को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट इसमें रखा जाएगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो लार्ज कैप की जो स्ट्रेटजी होगी इन्वेस्टमेंट की, उसमें ये होगा कि जो रीजनेबल एलोकेशन की जो माने लीडर है कंपनी, उनमें ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसमें भी एक चीज देखा जाएगा कि जो डेविएशन है, माने इनका जो TRI 500 का जो बेंचमार्क है उससे डेविएशन 50% तक हो सकता है, जबकि ये डेविएशन जो मेगा कैप कंपनी है, जैसे कि अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर TCS जैसी जो मेगा कैप कंपनी है, उनमें डेविएशन लोअर या नेग्लेजिबल लेवल पे किया जाएगा, और इसके अलावा जो कंपनी होंगी उसमें डेविएशन 50% तक का ये लोग ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है इनकी। और मिड एंड स्मॉल कैप की जो स्ट्रेटजी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच देखा जाएगा। पहले स्टॉक लेवल पे देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी किस तरह से कर रही है, उसका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो क्या है, और उस के जो सेक्टर है उसमें उसका क्या स्कोप है, उसके बाद से इकोनॉमी कैसी कर रही है, ये सारा चीज देखा जाएगा। और यहाँ पे कुछ न्यू एज बिजनेसेस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लाइक जैसे अगर वेब एग्रीगेटर की बात करें, या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, फिनटेक रिलेटेड कंपनी हो सकती है, या फिर फूड डिलीवरी ओरिएंटेड जो कंपनी है, इस तरह के स्टार्टअप ओरिएंटेड जो कंपनी है जो डिसरप्शन क्रिएट कर रही है, वो सभी कंपनीज को इसमें मिड एंड स्मॉल कैप जो सेक्टर है इसमें लिया जाएगा। यहाँ पे ये टेक्निकल स्लाइड है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि लार्ज कैप सेक्टर में किस तरह से कंपनीज को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो है वो अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में बैंक और टेलीकॉम, ये ऐसे सेक्टर निकल करके आए जिनको की डायरेक्ट बेनिफिट मिला है लॉकडाउन के सिचुएशन में। लॉकडाउन के सिचुएशन में लोग बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन मोबाइल के थ्रू हम बैंकिंग कर पा रहे थे और डेटा यूजेस कर रहे थे, जिसकी वजह से टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर की कंपनी को फायदा हुआ है। और ये जो पोर्टफोलियो होगा लार्ज कैप का, इसको टिल्ट किया जाएगा इकोनॉमिक रिकवरी के थीम के हिसाब से। इकोनॉमिक रिकवरी जब आएगी तो IT, सीमेंट, बैंक और फार्मा जैसे जो स्टॉक्स हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो लार्ज कैप के स्पेस में जो भी कंपनी होंगी वहां पे एक तो इस तरह के ट्रेंड को देखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दूसरा चीज, इनका वैल्यूएशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि कुछ एक माने कंपनी ऐसी हो सकती है जिनका की वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, उसको इस पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की टोटल स्ट्रेटजी की बात करें तो पहला चीज जैसा लार्ज कैप में देखा जा रहा है कि रिकवरी के ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा, और डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो रिकवरी का थीम है उसके रिलेटेड जो इसमें भी अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी अगर सीमेंट और रियल एस्टेट, जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी होंगी तो उनको शामिल किया जाएगा। और डिसरप्शन जैसा कि मैंने बताया कि ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिसरप्शन क्रिएट करने वाली जो कंपनी होंगी उनको शामिल किया जाएगा। चाइना प्लस वन का जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो ग्लोबल बड़ी कंपनी थी उन्होंने चाइना को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना के रखा था। उसका वजह यह था कि चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे थे और लेबर कॉस्ट सस्ता था, जिसकी वजह से वो लोग इसको अपना हब बना रखे थे मैन्युफैक्चरिंग का। जबकि अभी कुछ एक सालों में चाइना का जो लेबर कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होने जा रहा है, और इसकी वजह से जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको चाइना से शिफ्ट कर रही हैं, और यहाँ पे वियतनाम या फिर दूसरे जो साउथ एशियन कंट्रीज है जहां पर की लेबर कॉस्ट सस्ता है
वहां पे वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट कर रही है क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट सस्ता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी केमिकल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जो कंपनी है उनको इस पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा कि इसका बेनिफिट इस पोर्टफोलियो के माध्यम से लिया जा सके। और यहाँ पे हम ये जानते हैं कि निप्पॉन का जो रिसर्च टीम है उसमें क्या है, यहाँ पे 27 लोगों का इक्विटी टीम मेंबर हैं जो इक्विटी के ऊपर फंड मैनेज करेंगे। और इसके अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव मैन ईयर की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो एक रिलायंस का 400 मैन ईयर्स का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है। और इनके जो स्टॉक्स के सिलेक्शन की बात करें, स्टॉक्स जितने स्टॉक्स के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं उनका नंबर है 550 स्टॉक्स के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं। और स्मॉल कैप के ऊपर इनका 4 टीम है जो माने रिसर्च करती है। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग टीम साइज है। और यहाँ पे इसी चीज को दिखलाया गया है कि हमारा जो इनका अपना एक इन हाउस मॉडल पोर्टफोलियो है रिस्क रेटिंग और सिक्योरिटीज का। फिर उसके बाद से हाईली जो कन्विंस्ड एनालिस्ट के द्वारा जो हाईली कन्विंस्ड स्टॉक्स होंगे उसी को ये लोग पिक करेंगे और स्टाइल जो है वो एनालिसिस के हिसाब पे लोग डिसाइड करेंगे। अब समराइज करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम छोटे में इसको समराइज करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप में ग्लोबल इकोनॉमी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो हमारे एस्टिमेट से कहीं ज्यादा फास्टर है। और पैंडेमिक के इस सिचुएशन के बाद जो रिकवरी है वो नॉर्मलसी के तरफ जा रही है वैक्सीनेशन के ड्राइव के बाद। और गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट का कम होना, लिक्विडिटी का ज्यादा होना, ये सारे फैक्टर्स जो है वो बिजनेसेस को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने में मदद मिलेगा, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट और भी अच्छा करेगा, ये इनका मानना है। उसके वजह से अर्निंग्स जो है वो इंप्रूव होने वाले, कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स बढ़ेगी और इसकी वजह से जो फ्लेक्सी कैप है इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। यहाँ पे बाकी के जो डिटेल्स हैं वो हम लोग जान लेते हैं। इसके फंड मैनेजर हैं मनीष गुनवानी। और मनीष गुनवानी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के CIO हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी ऑफिस के चीफ हैं। और इनके टीम में है ध्रुमिल शाह, वरुण गोयनका और निखिल रुंगटा। इसके साथ किंजल देसाई हैं जो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की मैनेजर हैं। और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के मैनेजर को इसलिए रखा गया है कि कभी अगर जरूरत पड़े तो ये लोग इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इक्विटी में भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 TRI है। और इस फंड में अगर आप 1 साल के भीतर भी रिडिम्पशन करते हैं 10% तक का पैसा तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप ज्यादा रिडिम्पशन करते हैं तो उसके लिए आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। और यहाँ पे 500 या इसके ऊपर आप जो भी रुपया चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और चूंकि ये प्योर इक्विटी फंड है तो इसका जो लेबलिंग है वो वेरी हाई रिस्की में आता है। तो प्रोडक्ट का लेवल हाई रिस्की है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर इसी तरह का वीडियो पाते रहना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।